गाइस लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था फंक्शनल टेस्टिंग में हमने देखा था डिफरेंट लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के डिफरेंट लेवल्स क्या होते हैं। तो उसमें हमने यूनिट कंपोनेंट इंटीग्रेशन सिस्टम टेस्टिंग और यूएटी टेस्टिंग के बारे में हमने जो उनसे वो डेफिनेशंस की थी उनकी एग्जांपल्स को भी देखा था। आज का जो हमारा सेक्शन है वो होगा नॉन फंक्शनल के बारे में। तो नॉन फंक्शनल भी आपकी डायनामिक टेस्टिंग के अंडर आती है और आपकी जिसे हम वैलिडेशन कहते हैं वैलिडेशन के अंदर आती है। लेकिन इसमें आप जो उनसा है ये चेक नहीं कर रहे होते कि आपकी एप्लीकेशन क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। इसमें हम चेक करते हैं कि कैसे आपकी एप्लीकेशन वो फंक्शन परफॉर्म कर रही है, उसको बैक एंड पे किन रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है या कैसे उस चीज़ का जो फंक्शन है ना वो परफॉर्म कर पा रही है। तो उसको कहते हैं नॉन फंक्शनल। अब फंक्शनल टेस्टिंग जब होती है उसके बाद नॉन फंक्शनल टेस्टिंग की जाती है और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग की टीम अलग से होती है। हम एज अ एसक्यूए फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग की जो टीम है वो अलग से होती है। तो उसके लिए जो टूल है ठीक है JMeter लोग यूज़ करते हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं आज की वीडियो और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के डेफिनेशन से शुरू करते हैं। इट इज़ यूज टू वेरीफाई द परफॉर्मेंस ऑफ सॉफ्टवेयर। इट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन यूज़र एक्सपेक्टेशंस। इट डिस्क्राइब्स हाउ द प्रोडक्ट वर्क्स कि प्रोडक्ट कैसे काम कर रही है। इट टेक प्लेस आफ्टर फंक्शनल टेस्टिंग, ये फंक्शनल टेस्टिंग के बाद परफॉर्म किया जाता है। और इसमें हम ये देखते हैं कि कैसे हमारी जो एप्लीकेशन है वो परफॉर्म कर रही है। तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फंक्शनल टेस्टिंग की टाइप्स हैं, लेकिन जो कॉमन है जो इनका आपको आइडिया होना चाहिए, इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है, तो वो इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आती है परफॉर्मेंस टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग में ये देखा जाता है कि आपका सिस्टम बिहेव कैसे कर रहा है। तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंदर इसके 3 लेवल्स होते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है लो टेस्टिंग। लो टेस्टिंग ये होता है कि नंबर ऑफ़ यूज़र जो उनसे ना वो हम ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते हैं एप्लीकेशन के ऊपर। JMeter के थ्रू हम एक यूज़र की रिक्वेस्ट, 2 यूज़र की रिक्वेस्ट, 3 4 इस तरह ना ग्रेजुअली ना नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट इंक्रीज़ करते जाते हैं कि यूज़र लॉगिन कर रहा है, पहले 1 ने किया, 2 ने किया, या एप्लीकेशन को सेस करना चाह रहे हैं ग्रेजुअली। तो उस वक्त सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या आता है, तो वो आएगा लो टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग में क्या होता है कि हम एकदम से ही या स्पाइक की फॉर्म में, यानी कि पहले तो ये ना कि हम इस तरह से आपका ये लो टेस्टिंग में आपका बढ़ा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, 1 यूज़र, 3 यूज़र, 4 यूज़र, 5 यूज़र, इस तरह करके हम इस पे लो टेस्टिंग कर रहे हैं किसी भी सिस्टम के ऊपर। ठीक है। स्ट्रेस में क्या होगा कि हम एक ही दफ़ा ना इस तरह की एक स्पाइक बनेगी, तो हम 20, ठीक है, या 10, 25 या 50 यूज़र का एकदम से ही स्ट्रेस डालेंगे। यानी कि 20 यूज़र एट अ टाइम अगर सिस्टम यूज़ करते तब उसका क्या इफेक्ट आता है, यानी कि एट अ टाइम 100 यूज़र एकदम से रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं तब सिस्टम का क्या रिस्पॉन्स होगा, उसमें डिले आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है। तो वो फिर हम इसका रिस्पॉन्स देखेंगे सिस्टम का, स्ट्रेस डाल के सिस्टम का रिस्पॉन्स आगे से क्या क्या अब उस रिस्पॉन्स को बियर कर भी पाता है कि नहीं पाता। लास्ट पे आता है परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंदर वॉल्यूम टेस्टिंग। वॉल्यूम टेस्टिंग में ये होता है कि हाउ मच डाटा एप्लीकेशन कैन हैंडल। इसका मतलब ये है कि डाटा का मतलब एक यूज़र लॉगिन कर रहा है, वो सिर्फ लॉगिन कर रहा है, उसका सेशन मेंटेन हो रहा है, लेकिन वो कोई डाटा अपलोड नहीं कर रहा। अब अगर वो जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं कि अगर हमने पेशेंट की रिपोर्ट्स बीच में अटैच करनी है उसके अकाउंट के अंदर, तो आपको आइडिया शायद इस चीज़ का ना हो कि जो MRI की इमेजेस होती हैं, जो CT की इमेजेस होती हैं, वो MBs में चली जाती है, 200 MB, 300 MB, 4 MB। तो जब एट अ टाइम आप 2 से 3 पेशेंट्स की इमेज जो उनसे अपलोड कर रहे होंगे, तब सिस्टम का क्या रिस्पॉन्स होगा, क्या वो इतना डाटा एट अ टाइम जिसे बैंडविड्थ कहते हैं वो हैंडल कर पा रहा है कि नहीं पाएगा। ठीक है। अपलोडिंग अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम वो हैंडल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो वॉल्यूम टेस्टिंग में हम डाटे की अपलोडिंग को टेस्ट करते हैं कि डाटा ट्रांसफ़र को करते हैं कि वो डाटा भी ट्रांसफ़र हैंडल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिक्योरिटी टेस्टिंग। सिक्योरिटी टेस्टिंग कैन बी कंसिडर एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। Its main objective to find vulnerabilities in any software web application and protect their data from
पॉसिबल अटैक्स। जैसे नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें हम सिक्योरिटी की टेस्टिंग करते हैं कि कोई भी अटैक ना आ सके। इसमें आपका लॉगिन पेज की जो टेस्टिंग है वो भी सिक्योरिटी टेस्टिंग में ही आती है। फिर अटैक्स से हमने डीडोस अटैक्स है इसको कैसे प्रिवेंट करना है, एसएसएल होना चाहिए। तो ये जितनी भी टेस्टिंग है डाटा ब्रीच से, तो उससे हम जो है ना टेस्टिंग करते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंटेशंस भी आ जाएगी कि आपने सिक्योरिटी के कंप्लाइंस भी इंश्योर करने हैं ताकि आपकी डाटा किसी किस्म का भी लॉस ना हो सके, बिजनेस लॉजिक आपकी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए सिक्योरिटी की वजह से। उसके बाद आ जाते हैं आपकी रिकवरी टेस्टिंग। तो इसमें आ जाता है ऑथेंटिकेशन। ट्रिपल ए का एक कंसेप्ट आता है, ट्रिपल ए का एक कंसेप्ट आता है ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। ये मस्ट भी इम्प्लीमेंटेड होनी चाहिए। मतलब कि क्या, कि अगर कोई यूज़र सिस्टम को असेस करता है उसकी ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए। मतलब कि किसको अलाउ है सिस्टम को असेस करने की, पहले ऑथेंटिकेशन होगी। जब ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाएगी फिर आएगा ऑथराइजेशन, कि उसको किस लेवल की ऑथराइजेशन अलाउड है, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें वो देख सकता है, कौन सी नहीं देख सकता। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं ई कॉमर्स साइट की, उसमें जो बायर होता है उसको सिर्फ लिमिटेड चीज़ें शो हो रही होती हैं। जो एज अ एडमिन काम कर रहा होगा उसको बायर की चीज़ें भी शो हो रही होंगी, सेलर की भी चीज़ें शो हो रही होंगी, और एडमिन पैनल भी उसको शो हो रहा होगा। तो ये है ऑथराइजेशन से मुराद के उसको किस लेवल की रिसोर्सेज उसको एलोकेट किए जाएंगे। तीसरे नंबर पे आती है काउंटिंग, यानी कि आपकी चीज़ जोन सी है ना, कौन असेस कर रहा है, उसके बैक एंड पे लोग जनरेट होने चाहिए हर एक के, कि यूज़र नेम कौन एंटर कर रहा है, पासवर्ड कहाँ एंटर कर रहा है, क्या एंटर कर रहा है। अगर एक यूज़र है तो वो किन किन चीज़ों को असेस कर रहा है, किन किन पेजेस पे जा रहा है, कौन कौन सेक्शन परफॉर्म कर रहा है, टास्क परफॉर्म कर रहा है, ताकि अगर किसी किस्म की भी डाटा ब्रीच होता है, कोई अटैक होता है, तो हम उसके लॉग्स जनरेट होंगे तो हम देख सकेंगे कि ये हमारे इंटरनली अटैक था कि एक्सटर्नल अटैक था। तो ये फ़ायदा है कि आपकी लॉग्स बनते रहेंगे तो आपको चीज़ों को ट्रबल शूट करने में, डीबग करने में आसानी होगी। उसके बाद आ जाता है रिकवरी टेस्टिंग। रिकवरी टेस्टिंग इज़ अ टाइप ऑफ नॉन फंक्शनल टेस्टिंग टेक्निक परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू डिटरमिन हाउ quickly the system can recover after it has gone through system crash or hardware failure. Recovery testing is the focused is forced recovery testing is the forced failure of the सॉफ्टवेयर टू वेरीफाई इफ द रिकवरी इज पॉसिबल। अब इसमें ये होता है कि हम ना सिस्टम को खुद फोर्सफुली क्रैश करते हैं हार्डवेयर वाइज या एप्लीकेशन वाइज, और हम ये देखते हैं कि कितना टाइम वो लेता है रिकवर होने में। इसको डिजास्टर रिकवरी प्लान भी कहा जाता है, कि आपका जब डिज़ास्टर आता है तो रिकवरी आपकी कितनी जल्दी आप रिकवरी कर सकते हैं अपने सिस्टम की। तो उस लिहाज से भी रिकवरी टेस्टिंग की जाती है, ड्रिल्स की जाती हैं कि अगर हमारा सिस्टम क्रैश कर जाता है तो हम कितना उसको जल्दी रिकवर कर सकते हैं। जो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी है वो है कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। Compatibility testing is an assessment used to ensure a software application is properly working across different browsers, databases, operating systems, mobile devices, networks, and hardware. Forward compatibility, backward compatibility, and hardware compatibility. इनमें ये तीन चीज़ें देखी जाती हैं कि आपकी डिवाइस को अगर अपग्रेड नहीं हम करते तो क्या वो सेम स्पेक्स के साथ आपकी एप्लीकेशन के हर वर्जन को चला देगी। जैसा कि एंड्रॉयड के केस में आपने देखा होगा कि अगर आपका मोबाइल 4 से 5 साल पुराना हो जाए, तो अगर आपकी कोई एप्लीकेशन चल रही है, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप चल रहा है, तो मे बी आपका मोबाइल पुराना हो जाए और आप अगर व्हाट्सएप अपडेट करना चाहें तो वो आपको अपडेट नहीं करने देगा। वो कहेगा, तो वो कहेगा कि आपकी कंपेटिबिलिटी जोन सी है ना वो एंड्रॉयड के साथ नहीं है, इस वक्त आपको अपनी डिवाइस अपग्रेड करनी पड़ेगी। ठीक है, और जब आप अपनी प्ले स्टोर से अपना अपग्रेड करना चाहते हैं तो वो आपको अपग्रेड नहीं करना देता, क्यों? क्योंकि आपकी डिवाइस ओल्ड वर्जन हो जाती है। तो ये टेस्टिंग हम इसमें करेंगे, फॉरवर्ड भी, बैकवर्ड भी और हार्डवेयर भी, कि अगर हम हार्डवेयर चेंज करते हैं तब हमारी जो है डिवाइस कंपेटेबिलिटी होती है कि नहीं होती सॉफ्टवेयर के साथ। अब इसमें हर चीज़ को फॉरवर्ड भी चेक कर लेंगे, बैकवर्ड में भी चेक कर लेंगे और हार्डवेयर में भी चेक कर लेंगे। ये जो चीज़ें हैं ये इनमें कम इशू आता है, क्योंकि जब आपकी वेब ऐप होती है ना तो उसमें कंपेटेबिलिटी के इश्यूज कम ही आते हैं एज़ कम्पेयर टू डेस्कटॉप एप्लीकेशन, क्योंकि उसमें फिर वो इशू आता है कि वो आपको रैम भी कह देगा कि रैम आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, प्रोसेसर ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वेब ऐप जो सी होती है वो आपके क्लाउड से आ रही होती है, आप बस उसको व्यू ही कर रहे होते हैं। तो वेब ऐप में कंपेटेबिलिटी के इश्यूज कम आते हैं, लेकिन फिर भी जो कंपेटेबिलिटी है उसमें हम क्रॉस ब्राउजिंग टेस्टिंग लाजमी करते हैं, और ऑपरेटिंग डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में भी टेस्ट कर लेते हैं, और डिफरेंट
मोबाइल डिवाइसेस में भी उसको टेस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इंस्टॉलेशन टेस्टिंग, ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग दैट evaluate हाउ इजी it is to install, set up and configure the software. This type of testing essentially to ensure that the installation process is straightforward. अब फिर ये बात आ गई कि इंस्टॉलेशन टेस्टिंग किन केसेस में होगी। वेब ऐप के बेस में तो इंस्टॉलेशन टेस्टिंग नहीं होगी, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन टेस्टिंग में आएगा कि आप जो चीज़ इंस्टॉल कर रहे हैं ना, उसका स्टेप्स इतने इजी हों कि कोई भी यूज़र उसको इजीली इंस्टॉल कर ले, कि आपने उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें रखी हों कि इंस्टॉलेशन के बाद आपने ये फाइल इधर से इंस्टॉलेशन सेक्शन में पेस्ट करनी है, तो उसकी बजाय आप एक गाइड बना दें जिसमें इजी वर्ड्स में लिखा हो कि आपने सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल। लास्ट पे आ जाता है आपका कंप्लायंस टेस्टिंग। कंप्लायंस टेस्टिंग इज ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग दैट इंश्योर द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मीट्स सर्टेन रेगुलेटरी, लीगल एंड इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड। सैनिटेशन, गार्बेज, जंक टेस्टिंग, अनरिक्वायर्ड कोड मस्ट बी रिमूव। अच्छा, इसमें आ जाता है कि आपका जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है उन्होंने अगर कोई स्टैंडर्ड रखा हुआ है तो वो आपने लाजमी मीट करना है। अब ये ज़्यादातर आता है आपके HMIS के केस में, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के केस में, कि अब गवर्नमेंट ये कह सकती है कि आपका जो पेशेंट है वो पासपोर्ट ID, आधार कार्ड और CNA सही, इनमें से कोई एक चीज़ उसके पास लाजमी होगी तब उसको एडमिट किया जाएगा, अदरवाइज उसको एडमिट नहीं किया जाएगा। तो ये एक कंप्लाइंस आ गया। और हर पेशेंट का एक यूनिक MR होना चाहिए, जिसको मेडिकल रिकॉर्ड नंबर भी कहते हैं, वो यूनिक होना चाहिए। और हर पेशेंट की प्रॉपर नर्सिंग और हर चीज़ होनी चाहिए। तो इससे आप कंप्लाइंस कह सकते हैं कि हर पेशेंट का आपने डाटा मेंटेन करना है। और स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपने 3 साल तक डाटा मेंटेन करना है, ठीक है। रिटेंशन पॉलिसीज़ को कहते हैं कि कितनी देर तक आप डाटा सेव रख सकते हैं। तो उसमें ये होता है कि 3 साल तक फिजिकल और 7 साल तक आप जो है क्लाउड पे या डिजिटल फॉर्म में रख सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के इस तरह के कंप्लाइंस हो सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ लिखी हुई है, सैनिटी गार्बेज जो उनसा है वो टेस्टिंग भी इसमें हम करते हैं। इसमें असल में आता है कि हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसमें आ जाता है सैनिटी, गार्बेज या जंक टेस्टिंग। इन तीनों में से कोई भी जो सा ना वर्ड आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। इसमें हम करेंगे क्या कि अनरिक्वायर्ड जो कोड होता है ना उसको रिमूव कर देते हैं। मसलन के कुछ कंपनीज क्या करती हैं कि अगर उनका कोई HR का कोई मॉड्यूल चल रहा है एक जगह पे, अगर कोई कंपनी आती है दूसरी क्लाइंट कहता है कि हमें भी HR का मॉड्यूल चाहिए, वो क्या करेंगे, जो पहली कंपनी में सॉफ्टवेयर चला रही है ना उनका ही कोड उठा के डिप्लॉय करेंगे नई कंपनी में और उसमें चेंजिंग स्टार्ट कर देंगे। लेकिन कुछ ना कुछ जो उनकी पहली कंपनी का कोड था वो उसमें मौजूद होगा, या कोई उनकी मे बी डेटाबेस का कोई सेक्शन मौजूद हो, कोई टेबल मौजूद हो, कोई एंट्री मौजूद हो, तो वो आपने रिमूव करवा देनी है। वो मस्ट जोन सा है वो रिमूव होनी चाहिए। तो उसमें हम जंक टेस्टिंग करते हैं कि आपका कोई भी अनयूज्ड कोड जो सा ना वो बीच में पड़ा ना, मे बी वो अनयूज्ड कोड मे बी वो जो अनयूज्ड कोड है ना वो आपके लिए सिक्योरिटी ब्रीच बन जाए, या डाटा लीकेज का एक इशू बन जाए, या एप्लीकेशन को ब्रेक करना के एक जरिया बन जाए। मे बी कोई ऐसा कोड है जिसकी वजह से वो एग्जीक्यूट हो जाए और आपकी एप्लीकेशन ब्रेक कर जाए। तो कोशिश करनी है कि हमने जो अनरिक्वायर्ड कोड है या जंक रिमूवल है वो हमने लाजमी करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।